स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ हमारी बायो की क्लास में। तो बेटा लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको शटल वेक्टर के बारे में बताया था कि ये कैसा वेक्टर होता है जो यूकैरियोटिक सेल में भी रह सकता है और एस्चेरिचिया कोलाई में भी रह सकता है। और फिर मैंने आपको बताया कि ऐसे एक शटल वेक्टर का एग्जाम्पल था एग्रोबैक्टीरियम टुमनिफेशियंस, और ये बेस्ट अच्छा इंजीनियर भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक स्पेशल डीएनए होता है जिसको टीडीएनए बोलते हैं, ट्रांसफर डीएनए। फिर मैंने आपको बताया कि जी ब्लंट एंड और स्टिकी एंड्स के बीच में क्या डिफरेंस है। बेटा जब हम डीएनए को बिल्कुल बीच में से काट दें, सेम न्यूक्लियोटाइड पोजीशन पे काट दें, तो वो बनाता है आपका ब्लंट एंड, और इसको हम एक और बात बोलते हैं फ्लश एंड्स भी बोलते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग उसको डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड पोजीशंस के ऊपर काट देते हैं तो वो बना देता है स्टिकी एंड। ठीक है, आज हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अलग अलग तरह के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बताओ। तो बेटा एक स्टीवर्ट लिन एंड वर्नर अर्बर 1963 में दो साइंटिस्ट ने दो एंजाइम्स को आइसोलेट किया था जिन्होंने एक बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, रोक दिया था बैक्टीरियम ई कोलाई के बीच में। तो उन्होंने कैसे अचीव किया था? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से अचीव किया था। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं? ये वो एंजाइम होते हैं जिनकी मदद से हम लोग डीएनए रिमूव कर सकते हैं और जिनकी मदद से हम कट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, डीएनए के अंदर, और जिनकी मदद से हम किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी या वायरस की ग्रोथ को भी रोक सकते हैं। तो बच्चों रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं ना, इनमें ढेर सारे एंजाइम आते हैं। ये बिलोंग करते हैं लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम्स, और इस लार्ज क्लास का जो नाम है वो है बेटा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो इस लार्ज क्लास का नाम है जिसमें सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आते हैं। अब आगे, अब ये दो तरह के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं। एक होते हैं बेटा एक्सोन्यूक्लियेसिस। एक्सोन्यूक्लियेसिस क्या होते हैं? ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड ये रिमूव कर सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए। एक्सो मतलब रिमूव करना। फिर एंडोन्यूक्लियेसिस, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो बेटा कट्स प्रोड्यूस करते हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन में, स्पेसिफिक पोजीशन में डीएनए में। सो बेटा एंडोन्यूक्लियस दो तरह के होते हैं। होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और भी होते हैं पर मेजर आपको बता रहा हूँ। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2। सो बेटा जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1 होता है ना, वो ब्लंट कट प्रोड्यूस करता है, यानी ये डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स को काटता है सेम न्यूक्लियोटाइड पोजीशन पे। और जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2 होता है वो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स को काटता है डिफरेंट साइट्स के ऊपर। अगर तो वो सेम साइट के ऊपर काटता है तो आपको ब्लंट एंड मिलता है, फ्लश एंड मिलते हैं। और अगर वो डिफरेंट साइट्स पे काटता है तो आपको मिलते हैं स्टिकी एंड्स। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा इसको पढ़ेंगे। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं स्पेसिफिक बेस पेयर सीक्वेंस डीएनए में और उसको रिस्ट्रिक्शन साइट करते हैं और वहीं पे जाके ये उसको काट भी देते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आपको प्रोकैरियोट्स में मिलेंगे और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं होस्ट सेल को बाय डिस्ट्रॉइंग फॉरेन डीएनए दैट मेक्स एंट्री इनटू इट। तो कोई भी फॉरेन डीएनए जब इन सेल्स में एंट्री मारता है, अंदर आने की कोशिश करता है, तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसी तरह बैक्टीरिया जो है एस्चेरिचिया कोलाई में अगर हम कोई भी जब वायरस डालते हैं तो वायरस थोड़े ही समय में डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया एस्चेरिचिया कोलाई होता है ना बेटा, ये मैंने आपको बताया था, उनके पास एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है जो
फॉरेन से जो बाहर से जो डीएनए आ रहा है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यही तो ये दो साइंटिस्ट थे 1963 में, स्टीवर्ट लिन और वर्नर एर्बर ने यही तो किया था। उन्होंने स्टडी की थी बैक्टीरिया मीकोलाई की, और उन्होंने देखा कि जब हम कोई भी वो वायरस डाल रहे थे तो वायरस वहाँ पे किल हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि वहाँ पे 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम थे। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलके बेटा उन 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आइसोलेट किया था। उन्होंने उसको बैक्टीरिया की बॉडी में से निकाला था। तो वहाँ से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की डिस्कवरी हुई थी। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं? फॉरेन डीएनए अगर बॉडी के अंदर आ रहा है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, किसी भी सेल की बॉडी में। अच्छा, और दूसरा काम क्या करते हैं? डीएनए को कट करने में भी मदद करते हैं। चाहे तो उसको बीच में से काट दे सेम न्यूक्लियोटाइड पोजीशन पे, तो ब्लंट और फ्लश कट बनेंगे। अगर उसको डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड पोजीशन पे कट कर रहे हैं तो आपके स्टिकी कट बनेंगे, ठीक है। सो आगे एंडोन्यूक्लियसेस जो वो एंजाइम्स हैं वो इंटरनल कट प्रोड्यूस करके देते हैं, ठीक है, इंटरनल कट प्रोड्यूस करके देते हैं, यानी डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स को काटने की पावर रखते हैं। सो एंडोन्यूक्लियसेस क्लीव्स डीएनए मॉलिक्यूल एट रैंडम साइट, अलग अलग साइट्स पे, रैंडम साइट पे उसको क्लीव करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं? एक तरह का टूल है जिसकी मदद से हम डीएनए मॉलिक्यूल को कट करते हैं। क्योंकि बेटा डीएनए मॉलिक्यूल को कट करना बहुत ज़रूरी है बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, क्योंकि जब आप उस डीएनए को कट करोगे तभी तो उसके अंदर फॉरेन डीएनए प्लेस कर पाओगे, है ना बेटा। सो फॉरेन डीएनए कब आता है? जब हम उसको कट करेंगे। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं बेटा तो इसी करके एंडोन्यूक्लियस का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1 और 2 का बहुत काम है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बहुत इस्तेमाल करते होते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है किसका? जीन क्लोनिंग का और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। अगर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं हो तो बेटा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जीन क्लोनिंग बहुत टफ हो जाए, हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बेटा होस्ट में अगर आपने कोई डीएनए डालना है, सिंपल सी बात है, होस्ट में फॉरेन डीएनए डालना है तो फॉरेन डीएनए तभी डालोगे ना होस्ट में अगर उसके डीएनए के अंदर फॉरेन डीएनए आप डाल पाओ। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं वो डीएनए को, होस्ट के डीएनए को काटते हैं और उसके अंदर फिर हम फॉरेन डीएनए प्लेस करके, अगर तो ब्लंट कट है तो वहाँ पे लाइगेज एंजाइम यूज़ होगा जो जोड़ देगा, और फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा? रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाएगा जिसमें हमारे होस्ट के डीएनए में फॉरेन डीएनए भी होगा। ये फॉरेन डीएनए हमने कौन सा डाला है? ये हमने अपनी मर्जी से डाला है, जिससे हम अपनी मर्जी से फ़ायदा ले सकते हैं आने वाले समय में। तो जो भी आप चेंजेस चाहते हो बस इस फॉरेन डीएनए के अंदर आपने वो चेंजेस वाले जीन डाल देने, इसको भेज देना है अपने डीएनए के होस्ट में, होस्ट के डीएनए में, और वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से हम कट लगा देंगे। स्टिकी कट भी लग सकता है अगर डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड पोजीशन हो, नॉन स्टिकी कट लगेगा अगर जो न्यूक्लियोटाइड की पोजीशन है वो सेम है, इस तरह से। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका आज का। फिर आज का अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास कि वेक्टर क्या है, उसको डिफाइन करो। वेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? वेक्टर एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है जिसके पास एबिलिटी होती है रेप्लिकेट करने की होस्ट सेल में। अगर कोई डीएनए मॉलिक्यूल पावर रखता है होस्ट सेल में रेप्लिकेट करने की तो वो बन जाता है हमारा वेक्टर। एंड इनटू विच डीएनए इज फ्रेगमेंट टू बी क्लोन्ड नोन एज डीएनए इंसर्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग। तो सिंपल जो डेफिनेशन आप यहाँ तक करो कि वेक्टर क्या है? एक डीएनए मॉलिक्यूल है जिसके पास एबिलिटी है रेप्लिकेट करने की होस्ट सेल में। फिर आ गया बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? एक तो ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी होता है उसके पास। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये सीक्वेंस रिप्रेजेंट करता है
कि कहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई है और किसी भी डीएनए के फ्रेगमेंट को ये रेप्लिकेट करवाने की पावर रखता है विद इन द होस्ट सेल। सो सिंपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? ये वो पॉइंट होता है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, ये याद रखो। सो व्हाट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन? ये वो पॉइंट है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। फिर आ गया बेटा सिलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं? सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं जो परमिट करते हैं उन होस्ट सेल को जो वेक्टर को बेयर कर सकते हैं। यानी सिलेक्टेबल मार्कर की मदद से हमें पता चल जाता है कि किन होस्ट सेल के अंदर हम वेक्टर भेज सकते हैं और किन होस्ट सेल के अंदर वेक्टर नहीं जा सकता। अच्छा, नंबर 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर का, इट शुड बी इजी टू आइसोलेट एंड प्योरीफाई। आइसोलेट है बेटा, ये एन नहीं है, एन नहीं है। आसानी से हम इसको निकाल भी सकें और इसको साफ भी कर सकें, वेक्टर का एक कैरेक्टर है। चौथा, वेक्टर शुड डेफिनेटली बेयर एटलीस्ट वन रिस्ट्रिक्शन अंडर न्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट। सो वेक्टर के पास एक न एक रिस्ट्रिक्शन एंटी न्यूक्लियस साइट होनी चाहिए ताकि वो डीएनए को कट कर सके। सो वेक्टर के कैरेक्टर क्या है? एक तो उसमें रीजन ऑफ रेप्लिकेशन होनी चाहिए, एक उसके बाद सिलेक्टेबल मार्कर का जीन होना चाहिए, नंबर 3 आसानी से वो आइसोलेट भी होना चाहिए और प्योरीफाई होना चाहिए, नंबर 4 वेक्टर के पास एटलीस्ट एक रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए ताकि वो रिकॉग्नाइज कर सके होस्ट डीएनए में कि कहाँ पे कट लगना है। तो बेटा ये आज का लेक्चर था, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, प्लीज़ इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड बेस्ट ऑफ लक एंड स्टडी हार्ड।